माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। दिस इज सलोनी पांडे, योर साइकोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो स्टूडेंट्स, ऐसे आप सभी को पता है कि हम क्लास 12 साइकोलॉजी से हमारा चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे थे, और आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स को इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप सो अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो आपने देख लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में और अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। तो इसी के साथ में हमारे मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में नेक्स्ट डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड विथ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। सो कॉमन फीचर ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज दैट दे मैनिफेस्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये रिलेटेड है विद द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो जैसे जैसे एक पर्सन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जैसे जैसे एक पर्सन का डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंटल स्टेज पर उससे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। उन्हीं में से एक है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आप जब आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसकी अर्ली स्टेजेस में हो रहा होता है, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, यानी जब आप चाइल्डहुड एज में होते हो तब जो है आपको ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। Often the symptoms appear before the child enters school or during the early stages of schooling. इसके सिम्टम्स हमको कभी कभी एक बच्चा जब स्कूल में जाने वाला होता है या उसके स्कूलिंग के कुछ इनिशियल ईयर्स में होता है तभी उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि एक पर्सन के सोशल, एकेडमिक, पर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग पूरी तरह से हैम्पर हो जाती है। सो दीज गेट characterized as deficits or excess in particular behavior or delays in achieving a particular age appropriate behavior. इसका मतलब ये है कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है वो एक पर्सन के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके कुछ इनिशियल फेजेस में हमें किसी तरह के कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिनमें से एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जब भी इस तरह का डिसऑर्डर किसी पर्सन को होगा तो उसके बिहेवियर में किसी चीज का एक्सेस या डेफिशिट हमको देखने को मिल जाएगा। या तो वो किसी तरह का बिहेवियर बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा होगा या बहुत कम परफॉर्म कर रहा होगा, या फिर एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर अचीव नहीं कर पाया है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हो तो गया है 10 साल का, मतलब उसकी एज तो 10 साल हो गई है लेकिन अभी भी उसका बिहेवियर 4-5 साल के बच्चे की तरह ही है। या फिर कोई पर्सन है जिसकी एज अभी भी 20 ईयर्स ओल्ड हो गई है लेकिन उसका माइंड आज भी 5 साल के बच्चे की तरह ही चलता है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग जिस तरह का बिहेवियर आपको करना चाहिए वो पहली चीज तो देखने को नहीं मिल रहा है, और दूसरी चीज बिहेवियर में कुछ एक्सेस या कुछ कमी जो है, कुछ ज्यादा या कुछ कम जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से जब हमारे बिहेवियर में हमको डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे तो उसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, हमारी एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई, दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार, वर्क, सब कुछ अफेक्ट होता है। ठीक है, तो हर तरह की फंक्शनिंग जो है इसके अंदर अफेक्ट होती है। अब किस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी हम बात करें तो नंबर 1 इज ADHD, जिसके बारे में हमने क्लास 11th में भी डिस्कस किया है। दैट इज नथिंग बट अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर हम इन 4 को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है ADHD, सेकेंड इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, थर्ड वन इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड फोर्थ इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। तो ये 4 डिसऑर्डर हैं जो हमको यहाँ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर डिस्कस करने हैं। एंड दीज डिसऑर्डर्स इफ नॉट अटेंडेड कैन लीड टू सीरियस एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर्स एज द चाइल्ड मूव्स इनटू एडल्टहुड। और अगर हम इन डिसऑर्डर्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, इन्हें ठीक करने के लिए कुछ भी प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, तो इसके सीरियस इफेक्ट्स हमको एक बच्चे की लाइफ में देखने को मिलते हैं जैसे जैसे वो अपने एडल्टहुड में चला जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं उसका डेवलपमेंट नहीं रुकेगा, उसका डेवलपमेंट तो होगा पर बिहेवियर में चेंजेस होंगे, और हो सकता है कि बॉडीली डेवलपमेंट तो हो जाए लेकिन मेंटल डेवलपमेंट अभी ना हुआ हो। ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ रही है लेकिन मेंटल एज अभी कम है। तो इस तरह की चीजें हमको देखने को
मिल सकती हैं। एंड दीज आर नथिंग बट नोन एज व्हाट, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। अभी मुझे बताओ, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्लियर हुआ कि न्यूरो डेवलपमेंटल क्या है? ठीक है, अब इसके अंदर 4 चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ADHD के साथ में। ADHD या अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको अगर हम समझे तो इसको हम नाम से समझते हैं। ठीक है, अटेंशन, ठीक है, सेकेंड इज डेफिशिएट, then hyperactivity and disorder, ADHD। अटेंशन मतलब जब आप किसी चीज के ऊपर अपना अटेंशन या अपना फोकस पे कर रहे होते हैं, दैट इज अटेंशन। डेफिशिएट मतलब उसमें कमी, और जब अटेंशन में कमी होगी तब आप हाइपर एक्टिविटी करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत बार जब आप अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हो, टीचर बहुत देर से आपको पढ़ा रही होती हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब ये एक बहुत नॉर्मल कंडीशन है कि एक टाइम ऐसा आता है कि पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान नहीं लगता। मतलब बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है अरे यार अब तो कितना टाइम हो गया, अब नहीं पढ़ना, अब मन नहीं लग रहा। अब टीचर को तो मना कर नहीं सकते, वो तो पढ़ाएंगे अपने टाइम के हिसाब से। कभी हमारा ऐसा मन करता है तो हम क्या करते हैं कि फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं क्लास में, और लोग क्या कर रहे हैं, बाजू वाले की कॉपी में देखेंगे वो क्या कर रहा है। ठीक है, फिर अपने पेन से ऐसे ऐसे खेलने लगेंगे, फिर अपने लड़कियां अपनी चोटी में ऐसे कुछ तो भी करने लग जाएंगी। ठीक है, मतलब कुछ भी आप जो है एक्टिविटी करने लगे हो। क्लियर? ये बहुत बार हमसे होता है। ये कब होता है? जब आपका ध्यान किसी चीज में नहीं लग रहा है तो आप हाइपर एक्टिविटी करने लग जाते हो। पर जब यह हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बच्चे किसी भी चीज में अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं, तब ADHD होता है, एंड दैट इज नोन एज अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कि आप किसी चीज पर अटेंशन पे नहीं कर पा रहे हो जिसकी वजह से आप हाइपर एक्टिविटी कर रहे हो। तो जब इसका एक लेवल बढ़ जाता है, सो दैट इज नोन एज ADHD। कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है, सो दैट इज नॉट कि हमको किसी तरह का कोई डिसऑर्डर हो गया है। कभी कभी होना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होना इज डिफरेंट थिंग। क्लियर? So look, the two main features of ADHD are inattention and hyperactivity impulsivity. Now children who are inattentive find it difficult to sustain mental effort during work or play. दो चीजें हैं ADHD के अंदर, एक है इनअटेंशन, मतलब आप अटेंशन पे नहीं कर पाते हो, और जो बच्चे इनअटेंटिव होते हैं जनरली उनको मेंटल एफर्ट्स, मतलब कोई भी काम करने में या खेलने में भी, जब वो अपने ग्रुप के साथ में होते हैं, कोई गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, तब भी वो अपने मेंटल एफर्ट्स नहीं दे पाते क्योंकि उनका अटेंशन नहीं, मतलब वो पे कर पाते हैं। और दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। So they have a hard time keeping their minds on any one thing or in following instructions. So common complaints are the child does not listen, cannot concentrate, does not follow instructions, is disorganized, easily distracted, forgetful, does not finish assignments and is quick to lose interest in boring activities. तो ऐसे में क्या होगा, जब बच्चा इनअटेंटिव होगा, जब वो इनअटेंटिव होगा तो आप उसको कोई काम करने को बोलोगे तो वो सुनेगा नहीं। ठीक है, पहली चीज तो ये, वो कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने आपकी बात को ध्यान से सुना ही नहीं। इसके साथ साथ में आप उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दोगे कि इस चीज़ को ऐसा करो, इस चीज़ को ऐसा करो, तो वो भी नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ में बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो वो पढ़ाई कर रहा है, किचन में कोई एक बर्तन गिर भी गया तो उसकी आवाज़ से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ भी होगा, पेंसिल गिर जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। फॉरगेटफुल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को भूलता चला जाता है, किसी भी चीज़ को फिनिश नहीं कर पाता, कोई भी असाइनमेंट को, और बहुत ही जल्दी बोरिंग एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट जो है वो जाने लग जाता है, मतलब अटेंशन पे नहीं कर पाता, दैट इज इनअटेंटिव। इंपल्सिविटी की हम बात करें तो जो बच्चे इंपल्सिव होते हैं वो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, या कभी भी कोई काम करने से पहले वो सोचते नहीं हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक छोटा बच्चा भी होता है, तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, घर में मेहमान आए हुए हैं, मेहमान को कुछ फूड सर्व किया गया है, तो भले बच्चे का मन भी हो रहा होगा ना उस फूड को खाने का, मतलब जो भी उसको सर्व किया है स्नैक्स वगैरह उसको खाने का, तो वो नहीं खाएगा क्योंकि वो ये सोच रहा होगा कि अगर मैंने यहाँ प्लेट से ले लिया तो मम्मी शायद मुझे डांटेगी, तो वो एक्ट नहीं करेगा। लेकिन इम्पल्सिव बच्चा जो होगा वो सोचेगा नहीं, वो जस्ट जाएगा, उठाएगा, खा लेगा। ठीक है, मतलब गेस्ट के सामने ही। तो दैट इज अ काइंड ऑफ इम्पल्सिविटी कि वो सोच समझ नहीं पाता। ठीक है, जल्दी, बहुत तुरंत रिएक्शंस हमको उसके देखने को मिलते हैं। And they find it difficult to wait or take turns, have difficulty resisting immediate temptations or delaying gratification. वो कभी वेट नहीं कर पाते कि उनकी भी चांस आएगी। लाइक अगर क्यू लगा है और वो 5वें नंबर पे है तो वो 4 का वेट नहीं करेंगे, वो खुद पहले चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये चिल्ड्रंस के अंदर होता है कि वो अपने टर्न का वेट नहीं कर पाते, उन्हें हर एक चीज जल्दी जल्दी चाहिए होती है। एंड माइनर मिसहैप्स सच एज नॉकिंग थिंग्स ओवर,
आर कॉमन whereas more serious accidents and injuries can also occur. तो कुछ थोड़े बहुत मिसहैप्स तो हो ही सकते हैं, जैसे बार बार चीज़ों को नॉक करना, और बाकी कुछ सीरियस एक्सीडेंट्स भी इसमें होते हैं इंपल्सिविटी में, क्योंकि बच्चा अगर ज़्यादा इंपल्सिव है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्राई करेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप उसके सामने लाइटर ही रख दोगे तो वो लाइटर को ऑन कर लेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि इससे मेरे को चोट लग सकती है, ही विल जस्ट डू दैट. ठीक है. एंड हाइपर एक्टिविटी. हाइपर एक्टिविटी जैसे कि नाम से सजेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी का होना. तो एक तो आपका अटेंशन नहीं है, आप बहुत ही इंपल्सिव हो और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दैट इज ADHD. हाइपर एक्टिविटी ऑल्सो टेक्स मेनी फॉर्म्स, जैसे चिल्ड्रन विथ ADHD आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, सिटिंग स्टिल थ्रू अ लेसन इज इम्पॉसिबल फॉर देम, सो द चाइल्ड में फिजिट, स्क्विल, scrum, climb and run around the room aimlessly, and parents and teachers describe them as driven by a motor, always on the go and talk incessantly. इसका मतलब ये होता है कि हाइपर एक्टिविटी के वैसे तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. जैसे एक होता है कि ADHD अगर बच्चे को है तो वो एक मोशन में नहीं बैठेगा, वो पूरे में भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा. उसके लिए एक जगह बहुत देर तक बैठना या थोड़ी देर के लिए भी बैठना इम्पॉसिबल होता है. जैसे आप कुछ बच्चों को देखते हो ना, वो बैठेंगे ही नहीं शांत, घूमते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मस्ती और मतलब हर एक चीज करेंगे. अब देखो मस्ती करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब ये चीज हमको कॉन्स्टेंटली उनके बिहेवियर में देखने को मिल रही है, सो दैट इज रिलेटेड विथ हाइपर एक्टिविटी. ऐसे बच्चे बहुत मतलब कूदा फांदी दौड़ना ये सारी चीजें करते रहते हैं, और पेरेंट्स और टीचर्स इसको क्या बोलेंगे कि दीज आर ड्राइवन बाय मोटर, मतलब ये तो उनकी बॉडीली एक्टिविटीज हैं जो उनके लिए अच्छी होती हैं, उनको करना चाहिए, बट थोड़ा सा हमको उसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए अगर वो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा हो रही है तो. ADHD इज क्लियर. ADHD पहले भी पढ़ा है तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा डाउट होगा इसमें. आई होप सो दिस इज क्लियर. फाइन. तो ADHD आई होप सो आपको समझ में आया और ये आपको क्लियर हो गया है. अब जो है हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में. फाइन. ADHD इज व्हाट? अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहां पर बच्चे अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत इंपल्सिव होते हैं, हाइपर एक्टिविटी उनके अंदर देखने को मिलती है, और इस तरह का डिसऑर्डर हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, जिससे कि उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, क्योंकि वो अटेंशन पे नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, किसी वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते एंड एक्सेट्रा. Clear. Now let's look into the next disorder, that is autism spectrum disorder, and this is characterized by widespread impairments in social interaction and communication skills and stereotyped patterns of behaviors, interest and activities. इसका ये मतलब होता है कि जिन भी बच्चों को ASD बोलूँगी मैं इसको, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, उनको सोशल इंटरेक्ट करने में, मतलब लोगों से मिलने जुलने में, बातचीत करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं. ठीक है. और साथ ही साथ में उनके बिहेवियर, इंटरेस्ट, एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप्ड होती हैं. कैसे? देखो, चिल्ड्रन विद autism spectrum disorder have marked difficulties in social interaction and communication across different contexts, a restricted range of interest and a strong desire for routine. So about 70% of children with autism spectrum disorder have intellectual disabilities. तो जिन भी बच्चों को ऑटिज्म होता है वो जनरली क्या करते हैं ना, दूसरों के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनके ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह नहीं बन पाते हैं, फैमिली में ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, और भी लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं. साथ ही साथ में उनको बात करने में बहुत डिफिकल्टी होती है. ठीक है. कम्युनिकेशन करने में डिफिकल्टी होती है. इंटरेस्ट बहुत कम से कम होते हैं. ठीक है. और एक अपने नॉर्मल रूटीन वाले वे में ही जो है वो लोग चलते रहते हैं. 70% चिल्ड्रन हैं जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है. अब देखो ऑटिज्म कैसे डिफरेंट है बाकी चीज़ों से. जैसे हमने और भी डिसऑर्डर्स पढ़े, उसमें भी हमने देखा कि लोगों को इंटरेक्ट करने में डिफिकल्टी होगी, बात नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें होंगी. सिजोफ्रेनिया में भी हमने बात करी थी. बट यहाँ पे जो डिफरेंस है ऑटिज्म में वो ये है कि पहली चीज़ तो ये बच्चों के अंदर होगा, दूसरी चीज़ इसमें उनका बिहेवियर, इंटरेस्ट, एक्टिविटीज़ जो हैं, कम्युनिकेशन जो है, सोशल इंटरेक्शन जो है, ये चीज़ें बहुत ही लिमिटेड वे में होंगी. दूसरी चीज़ ये देखा गया कि जिन बच्चों को इस ऑटिज्म होता है उनमें से 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी कि उनका IQ लेवल लो है, उनका इंटेलिजेंस लेवल भी लो है. सो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक्सपीरियंस प्रोफाउंड डिफिकल्टीज इन रिलेटिंग टू अदर पीपल. वो दूसरे लोगों के साथ में रिलेट नहीं कर पाते, उनके साथ में इनिशिएट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते हैं, दूसरों की फीलिंग को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते. लाइक उनसे किसी ने कोई चीज़ शेयर करी, कुछ बताया, तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको पता नहीं होता कैसे बात करें.
they are unable to share experiences or emotions with others, and they also show serious abnormalities in communication and language that persist over टाइम। तो वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते दूसरों के साथ में, क्योंकि वो दूसरों के नहीं समझ पाते तो अपने भी शेयर नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन की दिक्कत उनको आती है, और सीरियस एबनॉर्मैलिटीज हमको उनके लैंग्वेज में, उनकी कम्युनिकेशन में देखने को मिलती है। तो स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा भी होगा कि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि अरे वो बच्चा तो शांत है, वो ज़्यादा बात नहीं करता है, वो चुप चुप ही रहता है। तो वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द रीज़न कि वो हमेशा ही चुप रहता है या वो कहीं पर चुप रहता है, बाकी जगह तो वो इंटरेक्ट कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो ये सीरियस चीज़ें होती हैं, इनको जानना समझना ज़रूरी होता है। एंड मैनी ऑफ देम नेवर डेवलप स्पीच एंड दोज हु डू हैव रिपीटेटिव एंड डेविएंट स्पीच पैटर्न्स। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें एएसडी है कि या तो वो बात ही नहीं करते हैं, उनकी स्पीच पैटर्न ही डेवलप नहीं होता है, अपनी लैंग्वेज को यूज़ ही नहीं कर पाते हैं कि कैसे बात करना है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत बोलते हैं, वो बिल्कुल ही नहीं बात कर रहे हैं, है ना। और साथ साथ में अगर बोलना थोड़ा बहुत, मतलब बोलते भी हैं, थोड़ी बहुत बात भी करते हैं, तो बार बार अपनी एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं। ओके, एंड सच चिल्ड्रन ऑफन show narrow patterns of interest and repetitive behavior such as lining up object or stereotyped body movements such as rocking। तो बार बार एक ही तरह के उनके stereotyped body movements हमको देखने को मिलेंगे, repetitive behaviors उनके हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बच्चा है, तो ये कार्स की एक लाइन बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट्स को लाइन अप कर देंगे कि कुछ तो भी, मतलब इंटरेस्ट जो है उनका एक तो बहुत कम चीज़ों में लगता है, और जिसमें भी लगेगा तो रिपीटेटिव बिहेवियर बार बार देखने को हमें मिलता रहेगा। ये जो मोटर मूवमेंट्स होते हैं ये सेल्फ स्टिमुलेटरी होते हैं, जैसे हैंड फ्लैपिंग हो गया, और सेल्फ इंजीरियस भी होते हैं, जैसे वो अपना जो हेड है उसको बार बार बॉल के अगेंस्ट में बैंग ऑन करेंगे, मतलब बार बार सर अपना दीवार में मारेंगे। ठीक है, तो बहुत बार ये मोटर मूवमेंट सेल्फ स्टिमुलेटरी तो होते हैं और सेल्फ इंजीरियस भी होते हैं। बहुत बार ये लोग, ऐसे बच्चे अपने आप को ही चोट पहुंचा लेते हैं। So, due to the nature of these difficulties in terms of verbal and non-verbal communication, individuals with autism spectrum disorder tend to experience difficulties in starting, maintaining and even understanding relationships। तो ऐसे लोगों को जब उन्हें इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो उन्हें लाइफ में रिलेशनशिप्स बनाने में, उन्हें बनाए रखने में, और साथ ही साथ में उन्हें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। उसमें हमने ये IQ पढ़ा था कि IQ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। IQ एक स्टैंडर्ड मेजर है इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस को कैलकुलेट करने का। तो इसमें होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो उसका माइंड भी 5 साल के बच्चे के हिसाब से चलना चाहिए, है ना। तो उसका IQ जो है वो कितना रहेगा, फिर 100 रहेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस भी अगर होता है, जैसे मान लो कि बच्चा है तो 5 साल का, लेकिन उसका माइंड जो है वो एक 10 साल के बच्चे की तरह चलता है, तो ये एक चीज़ दिखाता है कि उसका IQ जो है वो कितना हो गया, 200। हालांकि ये एक्सेप्शनल केसेस में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 5 साल के बच्चे का दिमाग 10 साल की तरह चलेगा। ये ज़रूर हो सकता है कि एक 5 साल के बच्चे का दिमाग 7 साल के बच्चे की तरह चले। ठीक है, तो उसका IQ हमको जो है 120, 130 ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। फाइन। अगर ये होता है कि उसका माइंड जो है वो एक 4 years ओल्ड की तरह चल रहा है, वो तो 5 साल का हो गया लेकिन माइंड अभी भी थोड़ा सा लैकिंग है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि उसका जो IQ होगा वो 90 के करीब होगा या 85 के करीब होगा। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा कम होता है, मान लो ये 2 हो जाता है, तो फिर जो है हमको IQ मतलब जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, अराउंड 40 के करीब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो IQ का जो एवरेज है वो है 100। अगर ये रेंज 90 से 110 के बीच में रहती है, सो दैट इज अगेन नॉर्मल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर IQ जो 100 है, 110 है, उससे ऊपर जाता है तो मतलब किसी का IQ बहुत ही ज़्यादा है, हाई IQ बोलेंगे उसे। और अगर वो 90 में 70 से कम ज़्यादा जाता है, 80, 70 से भी कम हो जाता है, तो उसे लो IQ कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस लेवल होता है बच्चे के अंदर। इसे ऐसे मेजर किया जाता है कि उसकी जो एज है, उसका माइंड उस एज के हिसाब से चल रहा है या अभी भी पीछे चल रहा है या आगे चल रहा है, दैट इज IQ, नथिंग एल्स। तो इस तरह से IQ को मेजर किया जाता है, दैट इज एवरेज फंक्शनिंग एंड डेफिशिट्स और इम्पेयरमेंट। तो IQ में देखो होता क्या क्या है, इट रिफर्स टू बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग विद एन IQ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70 और बिलो, तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी या डिसेबिलिटी होगी। एंड डेफिसिट्स और इम्पेयरमेंट इन एडेप्टिव बिहेवियर, मतलब लोगों से बात करने में, अपना खुद का ध्यान रखने में, अपने घर पे रहने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में, दूसरों को जानने में, खुद को समझने में, अपने पढ़ाई लिखाई में, अपने काम में, हमको जो है इन एरियाज़ में बहुत दिक्कतें आएंगी अगर हमारा IQ 70 या उससे कम रहता है। तो यहाँ पे एक टेबल है, जैसे आप देखो
इसमें बताया कि आईक्यू किस तरह से जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं और वो किस तरह से हमको अफेक्ट करता है हमारे फंक्शनिंग में। तो अगर हम एरिया ऑफ फंक्शनिंग की बात करें, ठीक है, और ऐसे देखो यहाँ पे ये एरिया ऑफ फंक्शनिंग है, ठीक है, ये माइल्ड आईक्यू है जिनका आईक्यू 55 से 70 के बीच में है, ये मॉडरेट है जिनका 35-40 से 50-55 है, और ये सीवियर है जिनका 20-25 से 35-40 के बीच में, या 20-25 से बिलो है तो प्रोफाउंड है, ठीक है। तो इस तरह से चार तरह के आईक्यू, मतलब आईक्यू को या इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को, डिसेबिलिटी को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है माइल्ड कि थोड़ा बहुत आईक्यू कम है, एक होता है मॉडरेट कि थोड़ा मतलब और होना चाहिए, एक होता है सीवियर और एक होता है प्रोफाउंड कि अब तो मतलब बंदे का आईक्यू पूरा ही जा चुका है, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग अलग एरियाज ऑफ फंक्शनिंग होते हैं। जैसे सबसे पहला है सेल्फ हेल्प स्किल्स। तो जैसे हम सेल्फ हेल्प स्किल्स की बात करें तो जो माइल्ड जिनके अंदर आईक्यू होगा उन वो देखेंगे कि वो अपने आप से खुद से खाना खा लेते हैं, अपने कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, अपनी केयर कर लेते हैं, वॉशरूम वगैरह जो है वो लोग खुद से जा पाते हैं। सो फीड्स एंड ड्रेसेस सेल्फ एंड केयर्स फॉर ओन टॉयलेट नीड्स। लेकिन किसी के अंदर मॉडरेट आईक्यू है, इंटेलिजेंस लेवल कम है, 35, 40, 55 के आसपास में है, सो हैज़ डिफिकल्टीज एंड रिक्वायर्स ट्रेनिंग बट कैन लर्न एडिक्वेट सेल्फ हेल्प स्किल्स। तो उनको डिफिकल्टी होती है कोई भी काम करने में, लेकिन अगर उनको सिखा दोगे आप तो फिर वो कर लेंगे। लेकिन अगर किसी के अंदर सीवियर या प्रोफाउंड लो आईक्यू हमको देखने को मिलता है तो नो स्किल्स टू पार्शियल स्किल्स बट सम कैन केयर फॉर पर्सनल नीड्स ऑन लिमिटेड बेसिस। यहाँ पर किसी भी तरह की स्किल्स उनके पास में नहीं होती हैं। ट्रेनिंग देने के बाद भी बहुत कम बच्चे ही उसके साथ में मतलब उन स्किल्स को सीख पाते हैं, अदरवाइज उनको वर्क करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। सेम इफ वी टॉक अबाउट स्पीच एंड कम्युनिकेशन, तो ये रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज एडिक्वेट अंडरस्टैंड्स कम्युनिकेशन। तो ये बातों को समझ पाते हैं, लैंग्वेज को यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पर स्पीच प्रॉब्लम्स होगी, ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज क्या होगी, पुअर, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज पुअर। एकेडमिक्स में अगर हम बात करें तो ऑप्टिमल लर्निंग है, मतलब 3rd to 6th ग्रेड तक जो है इन्वायरमेंट मतलब ऑप्टिमल लर्निंग कर लेते हैं। इनका बहुत ही फ्यू एकेडमिक स्किल्स होंगी, यहाँ पर किसी तरह की कोई एकेडमिक स्किल्स नहीं है। सोशल स्किल्स की अगर हम बात करें तो जिनका माइल्ड है तो उनके पास फ्रेंड्स भी होंगे, वो इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। जिनका मॉडरेट है वो लोग फ्रेंड्स बना सकते हैं, कैपेबिलिटी होती है, डिफिकल्टी होती है लेकिन बना सकते हैं। सीवियर प्रोफाउंड वाले उनके ना फ्रेंड्स होंगे ना किसी तरीके का सोशल इंटरेक्शन होगा। वोकेशनल एडजस्टमेंट की बात हम करें तो माइल्ड आईक्यू वालों को जॉब मिल जाती है, कॉम्पिटिटिव होता है उनके लिए सारी चीज़ें, लेकिन प्राइमरीली मतलब अनस्किल्ड वर्क होता है, फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं। यहाँ पे शेल्टर्ड वर्क एनवायरनमेंट होता है, कंसिस्टेंट सुपरविजन के अंदर सीख जाते हैं। इनका जनरली नो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आईक्यू उतना होता ही नहीं कि इन्हें जॉब मिल पाए। एडल्ट लिविंग की अगर हम बात करें तो यूजुअली जिनका माइल्ड आईक्यू होता है, मैरिज उनकी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन नीड्स हेल्प ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब उनको स्ट्रेस होता है तो उस टाइम में उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। जिनका मॉडरेट होता है जनरली वो लोग मैरिज नहीं करते हैं या उनके बच्चे नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिपेंडेंट होते हैं। और जिनका सीवियर या प्रोफाउंड है तो नो मैरिज और चिल्ड्रन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड अगर आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। लास्ट इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, दैट इज SLD। इसमें क्या होता है, द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन परसीविंग और प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। एफिशिएंसी के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, समझना, जानना जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में। जिन लोगों का SLD होगा उनको लर्निंग करने में डिफिकल्टी आएगी। कोई नई इन्फॉर्मेशन को जानना है, समझना है, उसके बारे में थिंकिंग भी करनी है तो उन्हें उसमें डिफिकल्टी होगी। These get manifested during early school years and the individual encounters problems and basic skills in reading, writing और mathematics। तो ये दिक्कतें हमको उनके अर्ली स्कूल ईयर्स में देखने को मिल जाएगी। एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी उसके बेसिक स्किल्स में, जैसे लिखने में, पढ़ने में, मैथ्स करने में। तो ये दिक्कतें उसको आती हैं क्योंकि लर्निंग करने में उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। द अफेक्टेड चाइल्ड टेंड्स टू परफॉर्म बिलो एवरेज फॉर हिज और हर एज। However, individuals may be able to reach acceptable performance levels with additional inputs and efforts। तो जो अफेक्टेड चाइल्ड होगा कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बिलो एवरेज रहेगी उसकी एज के अकॉर्डिंग, और जो इंडिविजुअल्स होंगे वो एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस लेवल पर पहुंच पाएंगे विथ एडिशनल इनपुट्स एंड एफर्ट्स। तो अगर थोड़ा बहुत भी उनको एफर्ट्स देते हैं, थोड़ा बहुत भी उन पर ध्यान दिया जाता है तो वो
एक लेवल के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कर सकते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स लाइकली टू इम्पेयर फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस इन एक्टिविटीज ऑक्यूपेशंस डिपेंडेंट ऑन द रिलेटेबल स्किल्स। तो जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होगा उसमें आपकी फंक्शनिंग, आपकी परफॉर्मेंस, एक्टिविटीज में, ऑक्यूपेशंस में वो डिपेंड रहेगी कुछ कुछ स्किल्स पर। तो इसमें लर्निंग में जो है दिक्कत हो रही है, ये हम देख पा रहे हैं SLT में। तो जो ये आपके न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये आपके ब्रेन के डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। जब आपके ब्रेन का डेवलपमेंट में किसी तरह का कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो उसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। अब इसके अंदर हमने 4 चीज़ों को डिस्कस किया। ADHD हमने डिस्कस किया, हमने ऑटिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, हमने इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी या डिसेबिलिटी की बात करी, हमने स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की बात करी। तो ये सारी चीज़ें जो आपके माइंड से रिलेटेड हैं, लाइक इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विथ योर माइंड, योर ब्रेन। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है क्योंकि इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में, बिहेवियर में दिक्कतें आ रही हैं। ADHD अटेंशन से रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है, लर्निंग इज अगेन रिलेटेड विद कॉग्निशन। तो ब्रेन के डेवलपमेंट में किसी तरह का डिसऑर्डर आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। ये बढ़ती बढ़ती एज के साथ में चीज़ें आपको होती हैं। अगर इन्हें सही टाइम पर ध्यान देके करेक्ट किया जाए तो फिर किसी तरह के सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, अदरवाइज ये बहुत ही सीवियर होते हैं। तो उसके लिए ध्यान देना ज़रूरी होता है। आई होप सो क्लियर है, ठीक है, बेसिक थोड़ा समझाया है, आई होप सो समझ में आया है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे कि पढ़ लिया, समझ लिया, अब बस नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और सब क्लियर हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। उसके लिए एक बार अच्छे से अपनी बुक से इसको रीड करना आपके लिए ज़रूरी है। रीड कर लोगे तो सारा कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। स्टिल कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नहीं पढ़ोगे तो डाउट आएगा, तो एक बार बुक से इसको रीड करो। किसी तरह का कोई डाउट फिर आता है तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, और कोई चीज़ शेयर करनी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ में सॉरी, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम और भी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। पर जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसी के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com दैट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। तो जैसे ही इसे गूगल पर एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। यहाँ पर आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज, हमारे टॉपर्स, हाई क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट टीचर्स, सभी क्लासेस, सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर्स मिलेंगे। जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा ओपन। तो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सब कुछ है, बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप एक्सेस कर सकते हो। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। इसी के साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। और इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच।